आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल resources. Please appreciate this presentation has been prepared with all sincerity and to the best of knowledge of the students, teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and also suggestions for improvement for use in academics or any kind of exams. Please verify and collaborate with your course books. For becoming an associate and or for sending contribution to different subjects including storytelling, please get in touch with your brief profile at buskinjoy@gmail.com. तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है कि वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत क्या है आखिरकार। ठीक है, तो नीड टू मैनेज रिसोर्सेज में क्या होगा कि ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग डिमांड ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन डिप्लीटेड एट एन अलार्मिंग रेट। यानी कि हमारे आजकल के जीवन में हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस प्रकार से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, इस वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का ये इंश्योर करने के लिए रिडक्शन हो डैमेज का, किसके लिए, इन्वायरमेंट में रिडक्शन हो डैमेज का, और इस सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एक ज़रूरी पार्ट बन चुका है सोसाइटी का। अब आते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें ज़रूरत पड़ने लगी और उनका जो रेट है डिप्लीशन का वो एक्सपोनेंशियल रेट की तरह से मतलब बढ़ने लगा। ठीक है, और क्या हुआ, चेंजिंग लाइफ स्टाइल हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांस होने लगी टेक्नोलॉजी, तो इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री वगैरह बनी, जिसकी वजह से क्या होने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए पड़ते थे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, तो इस वजह से नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन और बढ़ा। अब हम आते हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ के ऊपर, 3 पॉइंट के ऊपर। तो ये जो 3R होते हैं, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को बनाने के लिए बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। इसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है रिड्यूस। तो रिड्यूस के अंदर क्या आएगा कि रिड्यूसिंग अवर यूजेज एंड वेस्टफुल हैबिट्स। एग्जांपल इसका क्या होगा, नॉट वेस्टिंग फॉर फूड, टर्निंग ऑफ द स्विचेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग लीकी टैप्स, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बाथिंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट में करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे कि हम फूड खाना बर्बाद ना करें, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए स्विच बंद कर दें। ठीक है, नल वगैरह सही अगर लीक हो रहा है तो उनको सही करके रखें। ठीक है, और क्या करें, पानी जब नहाते पानी से तो उसको ज़्यादा वेस्ट ना करें। अब दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट आता है सॉरी, रीयूज़। तो रीयूज़ क्या होता है कि चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना। ठीक है, उनको फेंकने की बजाय दोबारा से उनको यूज़ करना। इसका एग्जांपल क्या होगा कि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, बॉटल होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं दोबारा हम। ठीक है, अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकिल नहीं की जा सकती हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है रिसाइकिल करने में, या फिर तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए, उनको हमें करना चाहिए रीयूज़ करना चाहिए। अब रिसाइकिल आता है अगला पॉइंट इसके अंदर, तो कलेक्ट करना। ठीक है, फेंके हुए पेपर को, प्लास्टिक बैग्स को, ग्लास की बॉटल्स वगैरह को, मेटल के ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, ताकि उनको दोबारा रिसाइकिल करके उनको नया प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके नया बनाया जा सके। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, उसी प्रोसेस के अंदर सैनिटाइज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मस्ट हैव अ मैकेनिज्म टू सेग्रीगेट एंड डिस्पोज ऑफ ईच टाइप ऑफ वेस्ट सेपरेटली। अब रिसाइकिल के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक ऐसा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि हमें अलग अलग तरह के वेस्ट को अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी रिसाइकलिंग पॉसिबल होती है। अब अगला टॉपिक इसमें आता है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, एक वैरायटी होती है, किसकी वैरायटी होती है, रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ की एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। ठीक है, अब जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि अब उसकी खपत वगैरह बढ़ रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इंसान ने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, तो इस वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो किस में हमें मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इकोलॉजिकल जो बैलेंस होगा उसका लॉस होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा इकोसिस्टम का। ये सब इसके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। मोनोकल्चर क्या होता है, नया टॉपिक। तो मोनोकल्चर इस क्या है, कल्टीवेशन होता है एक सिंगल क्रॉप का एक गिवन एरिया के अंदर, यानी कि गिवन एरिया के अंदर ऐसे पिक्चर दिखाया गया है। अगर मैं सिर्फ पूरे सरसों लगा दूँ तो मैं ये मोनोकल्चर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एक्सेसिव मोनोकल्चर से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है उस एरिया की वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वेरियस नीड्स ऑफ पीपल लोकल टू फॉरेस्ट एरियाज आर नेगलेक्टेड सच एज लीव्स टू फॉर फॉर्डर हर्ब्स एंड फ्रूट्स फॉर कंजप्शन। अब क्या होता है इसमें
कि कई प्रकार की जैसे ज़रूरतें होती हैं लोगों की फॉरेस्ट एरिया से, जैसे कि लीफ पत्ते वगैरह इकट्ठा करना, ठीक है, हर्ब्स वगैरह इकट्ठे करना, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करना, तो वो सब उनको वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मोनोकल्चर की वजह से एक ही तरह क्रॉप उगेगा तो फिर अब अलग अलग तरह की चीज़ें तो उग नहीं पाएंगी वहाँ पे, तो इस वजह से ये होता है। इंडस्ट्रीज एंड मेंटेलिटी एंड इन्फ्लुएंस। तो इंडस्ट्रीज कंसिडर फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को एक रॉ मटेरियल का सोर्स मान के चले वो लोग, ठीक है। एंड इंडस्ट्रीज़ के पास क्या था, इंडस्ट्री हैव मोर पॉलिटिकल पावर देन लोकल्स एंड ओनली बॉदर अबाउट मीटिंग देयर डिमांड्स। इंडस्ट्री को क्या था, पॉलिटिकल पावर थी काफ़ी ज़्यादा, और उन्हें सिर्फ खुद की डिमांड पूरी करनी थी। उनको लोकल पीपल जो वहाँ पे थे फॉरेस्ट के आसपास, उनकी कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। उनको कोई सस्टेनेबिलिटी का कोई केयर नहीं थी। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि या हम फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लोरेशन ओवर यूज़ करेंगे तो उससे क्या बैड इफेक्ट्स पड़ेंगे सोसाइटी पर, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। वी डू नॉट केयर अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड विल मूव ऑन फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब पीपल का इंटरवेंशन किस तरह हुआ फॉरेस्ट के अंदर, वही नेक्स्ट टॉपिक है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन जो था एक नेसेसिटी था किसके अंदर, मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेस्ट का और लैंडस्केप्स का। अगर ऐसा नहीं करेंगे ह्यूमंस तो क्या होगा, उससे फॉरेस्ट और लैंडस्केप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। किस वजह से, जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से। अब रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड टू इंश्योर डेवलपमेंट वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। अब रिसोर्सेज को हमें कुछ इस तरह से यूज़ करना है कि हमारा डेवलपमेंट तो होता रहे लेकिन हमारा एनवायरनमेंट है उसका वो भी प्रिजर्व होता रहे, यानी कि वो भी हम उसको ख़राब ना करें, ठीक है। और बेनिफिट जो थे इस सब के वो लोकल पीपल को भी जाना चाहिए थे थोड़े बहुत, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है, और उनका भी कंजर्वेशन हो सके। इसका एग्जांपल लगा के देखें तो बिश्नोई कम्युनिटी जो थी राजस्थान के अंदर, उन्होंने क्या किया, जो खेजड़ी ट्रीज़ होते थे, ठीक है, जोधपुर राजस्थान रीजन के अंदर, उनको क्या किया, उसने बचाना शुरू किया। कास्ट रीजन में, जोधपुर राजस्थान रीजन के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी ने। डैमेज टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देखते हैं। तो एक्सेसिव एंड लॉलेस यूटिलाइजेशन ये हुआ फॉरेस्ट का, ठीक है, यानी कि ज़्यादा बगैर कि कानूनी वैध के द्वारा, ठीक है, और ज़्यादा यूज़ करना फॉरेस्ट का। इससे क्या हुआ, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे, ठीक है, फॉरेस्ट को भी रिसोर्स हमने माना, तो वो भी क्या हुआ, जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगा, और ठीक है, और उससे वजह से क्या हुआ, उनको रिस्टोर होने का टाइम नहीं मिला। अब डिस्ट्रॉयज द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड मे डैमेज द हैबिटेट्स फॉर वेरियस स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोलॉजिकल जो बैलेंस था वो भी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और इससे क्या होगा, जो हैबिटेट्स थे अलग अलग स्पीसीज़ के, फ्लोरा फोना क्या होता है, यानी कि उनके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके, वो भी वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दिखाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 चीज़ों से बनता है मिलके, इकोनॉमी, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड सोशल कम्युनिटी के मिलके क्या बनता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो होता है वो क्या करेंगे, उसको नीड्स ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशल कम्युनिटी, ये 3 स्टेक होल्डर हैं। इन तीनों को जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अब इन रियलिटी में क्या होता है, इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट एट रेट्स फार बिलो द मार्केट रेट्स विच कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल ड्वेलर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत जल्दी एक्सप्लोट करती हैं किसको, फॉरेस्ट को, ठीक है, जितनी मार्केट में खपत है उससे ज़्यादा जल्दी पे उसको एक्सप्लोट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के और इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, विवाद होने लगता है। अब चिपको मूवमेंट क्या था, तो द चिपको आंदोलन जो था, ठीक है, इसका मतलब मीन्स क्या था, द हग द ट्रीज मूवमेंट। एक तरह का मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट का केस था इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल लोगों के बीच में, जो कब हुआ था, 1970s में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग थे, महिलाएं थी, यहाँ पे ट्रीज से किस तरह से चिपक के खड़ी हुई हैं। तो ये था चिपको मूवमेंट के अंदर इन्होंने किया था। ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था रैनी गढ़वाल के अंदर, और ये किस एरिया में था, हाई अप इन द हिमालयास। अब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल विलेज एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर वुमेन ऑफ द विलेज स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय हगिंग देम। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोकल विलेजर्स तो थे और बाकी जो
कॉन्ट्रैक्टर थे पेड़ों काटने के, उनके बीच में क्या हुआ, विवाद हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो विलेजर्स की जो महिलाएं थी वो जाके ट्री से चिपक के खड़ी हो गई उन्हें काटने से रोकने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को अपना एक्शन रोकना पड़ा, ठीक है। इस तरह से वुमेन ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया ट्रीज़ को बाय उनको हक करके। अब वाटर क्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, किसी भी तरह के लाइफ फॉर्म के लिए धरती के ऊपर। अब इंडिया के अंदर काफ़ी जगह ऐसा है जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिस्पाइट द मानसून देयर एग्जिस्ट फेलियर टू रिटेन ग्राउंड वाटर ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड रिलीज ऑफ इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। मानसून के को अगर हटा भी दें तो भी क्या होता है उसके वजह से भी कि ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। किस वजह से कमी आ रही है, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ वगैरह कटाई हो रही है, उससे भी वाटर की जो ग्राउंड वाटर लेवल वो कम होने लगा है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज से केमिकल वगैरह निकलते हैं उनसे भी काफ़ी नुकसान हुआ है वाटर को, यानी कि वाटर पोल्यूशन हुआ है। अब रेन और इरिगेशन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू परस्यू मेगा प्रोजेक्ट्स नेग्लेक्टेड द लोकल इरिगेशन मेथड्स। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट जो होते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है, या लोकल इरिगेशन मेथड होते हैं, उनको नेगलेक्ट कर दिया इंटरवेंशन करके, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू किए गए किसके ऊपर, यूजेज ऑफ स्टोर वाटर के ऊपर, ठीक है, टैंक्स बनाने के ऊपर, डैम्स बनाने के ऊपर, कैनल्स बनाने के ऊपर। और एक ऑप्टिमम क्रॉपिंग पैटर्न एक को फॉलो किया गया, वाटर अवेलेबिलिटी को साथ में ध्यान रख कर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ इसके अंदर दोबारा से लोकल पीपल का, तो यानी कि एक एग्जांपल अगर देखें तो कूल्हास, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कैनल इरिगेशन सिस्टम था जिसको कूल्हाइस बोलते थे, जहाँ पे क्या होता था, फ्लोइंग वाटर की जो स्ट्रीम होती थी, ठीक है, वो डाइवर्ट की जाती थी मैनमेड चैनल्स के अंदर, जिससे क्या होता था, वो विलेजेस के अंदर जाता था पानी किसके द्वारा, हिल साइड्स के ऊपर होते डाउन होते इस तरह से। अब इससे क्या हुआ, और इसके क्या पॉइंट होगा, सब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो जो वाटर होता था वो किसको पहले मिलता था, जो विलेज पास होता था ओरिजिन ऑफ कूला के, ठीक है, उसको पहले वाटर मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होता था, दिस हेल्प द सॉइल परकोलेट इन द सॉइल, दिस हेल्प द वाटर परकोलेट इन द सॉइल। इससे वाटर जो था वो परकोलेट होने लगा सॉइल के अंदर आसानी से। इट वॉज मेड डिफंक्ट आफ्टर गवर्नमेंट इरीगेशन सिस्टम टूक ओवर। इसको बंद कर दिया गया किसके बाद, जब गवर्नमेंट ने अपना इरीगेशन सिस्टम वहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डैम्स क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा। अब मिसमैनेजमेंट ऑफ डैम से क्या होता है, एक्सप्लोटेशन होता है किसका, एनवायरनमेंट वगैरह का। और क्या होता है, कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह जाता है, ठीक है, रिसोर्सेज के बीच में। यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा कि बराबरता से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है। अब क्रिटिसाइज क्यों किया गया लार्ज डैम्स को, तो वो इसमें ये देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स विदाउट कॉम्पेंसेशन, यानी कि जो उसके आसपास जो मजदूर वगैरह रहते थे या फिर जो क्या कह सकते हैं ट्राइब्स रहते थे, ठीक है, आदिवासी लोग रहते थे, उनको वहाँ से हटाना पड़ता था जंगल में से डैम बनाने के लिए। उनको कुछ कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको अलग से कोई मकान वगैरह या फिर कोई अलग से घर वगैरह भी नहीं दिया जाता था, उनको वहाँ से हटा दिया जाता। करप्शन एंड कंजप्शन ऑफ मनी विदाउट जनरेशन ऑफ बेनिफिट्स। अब इसमें भी क्या हुआ लगा, करप्शन होने लगा वहाँ पे भी, ठीक है, और कंजप्शन मनी ज़्यादा होने लगा, जिससे बेनिफिट तो लेकिन कम ही रहता रहा था। और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम भी जो थी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पेड़ वेड़ काटने पड़ते थे डैम बनाने के लिए वहाँ पे। और वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का अगर एग्जांपल देखें तो जब रेन बरसती है यहाँ से पानी ऊपर से आया तो घर के अंदर ऊपर छत पे चैनल्स बनी है, इस तरह से पानी आके पूरा यहाँ से फ्लो होके ज़मीन के अंदर स्टोर किया जा सकता है। तो ये तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जांपल। अब वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, सॉइल और वाटर के मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन जो होता है उसमें सहायता मिलती है। यानी कि सॉइल में क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर नहीं तो क्या होगा, पानी सॉइल बहती चली जाती है अगर उसका वाटर का भी हम अगर अच्छे से यूज़ ना करें या फिर उसको भी अच्छे से कई जगह पे स्टोर ना करें। तो वाटर हार्वेस्टिंग इंकरेजेस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड इंक्रीज बायोमास। इससे क्या वो बायोमास भी बढ़ने लगा,
इंक्रीज इनकम फॉर लोकल कम्युनिटी बट ऑल्सो एविलेट्स फ्लोट्स एंड ड्राउट्स। अब वाटर हार्वेस्टिंग से क्या हुआ, जो लोकल कम्युनिटी थी, ठीक है, उनको क्या हुई, उनकी इनकम बढ़ी। और इससे एक फ़ायदा और क्या हुआ कि जो बाढ़ आती थी, फ्लूड्स वगैरह आते थे, ठीक है, तो वो सब भी आने कम होगा क्योंकि एक्स्ट्रा बहाव पानी कहीं पर रुक जाता था इससे, वाटर हार्वेस्टिंग से। इसका अगर एग्जांपल देखें तो राजस्थान में उन्होंने टैंक बनाए, लोगों ने खानदेन्स बनाई, नादीस बनाई, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने ताल बनाए, बांधर्स बनाए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बुंदेस बनाई। तो ये क्या वाटर हार्वेस्टिंग का क्या एग्जाम्पल है। कोल पेट्रोलियम पे आते हैं अगले नेचुरल सोर्सेज के ऊपर। तो कोल पेट्रोलियम जो होते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं, फॉसिल फ्यूल से निकाले जाते हैं, और जो कि क्या होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं एनर्जी के, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं एनर्जी के, यानी कि दोबारा इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता एक बार यूज़ करने के बाद। ये टाइम के साथ डिप्लीट होने लगते हैं, ऐसे हो रहे हैं एक्चुअली, और इनका प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, फॉसिल फ्यूल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी ख़त्म होते कुछ सालों में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ये। और इन कंबशन से क्या होता है, एनवायरनमेंट में काफ़ी पोल्यूशन होता है। क्यों पोल्यूशन होता है, क्योंकि इनका कंबशन में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये इनके कंबशन में प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इनका जो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ है, इस वाले नेचुरल रिसोर्स का, वो काफ़ी हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, जुडिशियसली करना चाहिए। अब वाई शुड वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियसली। अब उनका कानूनी तरीके से अच्छी तरह से यूज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है, और समझदारी से उनका यूज़ क्यों करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स का, तो यहाँ पे से समझाया गया है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो फॉर्म होते हैं काफ़ी हज़ारों सालों के अंदर या काफ़ी लाखों सालों के अंदर बायोमास के डिग्रेड होने से बनते हैं, ठीक है, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ होता है कार्बन का। और जब ये इनका कंबशन होता है एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को बनाते हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर को पल्यूट करती हैं, और जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब इनका जुडिशियस यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, मशीनों की जो एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी सही तरीके से वो काम करेंगी, ठीक है, और क्या होगा, इट इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। यानी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर का मतलब ये होगा कि हमारे फ्यूचर के अंदर जो आने वाले रिसोर्सेज हैं, यानी कि मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बचे रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। अगर इनका इसमें जल्दी इस्तेमाल ना करेंगे, धीरे धीरे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बचे रहेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए भी। अब प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। फ्लोट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, रिमूविंग टॉप सॉइल, एफॉरेस्टेशन। तो यानी कि पेड़ उगा के हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट्स को रोक सकते हैं, क्योंकि सॉइल इससे बंधी रहती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज टू क्लीन नर्मदा, टू एक्सपेंड नर्मदा, टू सेव नर्मदा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, टू क्लीन नर्मदा, ए ऑप्शन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसका आंसर क्या होगा, तीनों ही बेस्ट मेथड है, ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेस इज अल्ट्रावायलेट रेस। थैंक यू।